नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर के यूनिट 4 का एक टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी चर्चा में ले रहे हैं। फंडामेंटल जियोमॉर्फिक कॉन्सेप्ट्स या मूलभूत भूआकृतिक संकल्पनाएं ये एक महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी स्थल रूप का सुस्पष्ट अध्ययन करने के लिए हमें मूलभूत भूआकृतिक संकल्पनाओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कंसेप्ट फर्स्ट, द सेम फिजिकल प्रोसेसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे ऑपरेटेड थ्रू आउट जियोलॉजिक टाइम, although not necessarily with the same intensity as now। अर्थात वर्तमान समय में जो भौतिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूवैज्ञानिक समय में कार्यरत थे, यद्यपि इनकी तीव्रता हमेशा एक सी नहीं रही। इस संकल्पना का संबंध आधुनिक भूविज्ञान के एक मूलभूत सिद्धांत यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म या एक रूपतावाद से है। सन 1785 में हटन ने कहा था, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। अर्थात स्थल रूप की वर्तमान अवस्था को देखकर इसके भूतकाल के इतिहास के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि इस संकल्पना में कहा गया है, विभिन्न प्रक्रम जो आज काम कर रहे हैं ये भूवैज्ञानिक समय काल में पहले भी कार्य करते रहे हैं, बस इनकी तीव्रता में अंतर आता रहा है, तीव्रता बदलती रही है। कंसेप्ट 2, जियोलॉजिक स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इज रिफ्लेक्टेड इन देम। स्थल रूपों के विकास में भूवैज्ञानिक संरचना प्रभावी नियंत्रणकारी कारक होता है और यह उनमें प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर संरचना से आशय शैल की स्थिति अर्थात उसके अंदर पाए जाने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे वलन, भ्रंश, विषम विन्यास, संधि इत्यादि हैं। साथ ही साथ उस शैल की प्रकृति से भी है, जिसके अंतर्गत उसका गठन, उसकी सापेक्षिक कठोरता और साथ ही साथ उसके अंदर उपस्थित खनिजों से भी है। कंसेप्ट 3, टू a large degree the earth's surface possesses relief because the geomorphic processes operate at different rates। अर्थात हमें पृथ्वी की सतह पर जो उच्चावच मिलता है उसके पीछे कारण जो विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रम काम कर रहे हैं उनकी दरों में अंतर है, यह उसका कारण है। इसे समझने के लिए हम लोग कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कि सारे के सारे प्रक्रम एक ही दर से काम करते, तो क्या इस तरह की भूआकृतियाँ उत्पन्न हो पाती? आप ही सोचिए, यह संभव नहीं है। और वर्तमान भूआकृतियों को देखकर उनका परीक्षण करके हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि अलग अलग भूवैज्ञानिक प्रक्रम उनके कार्य करने की दर अलग अलग रही होगी, तभी हमें इस प्रकार की विभिन्न भूआकृतियाँ देखने को मिल पाती है। कंसेप्ट 4, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लीव देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन लैंडफॉर्म्स एंड ईच जियोमॉर्फिक प्रोसेस डेवलप्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स। अर्थात भूआकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी विशेष छाप छोड़ते हैं एवं प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम स्वयं का स्थल रूपों का विशिष्ट समुदाय विकसित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी के द्वारा बनाई गई भूआकृतियाँ जिनके अंदर डेल्टा भी शामिल है, रिवर मियांडरिंग भी शामिल है, ये भूआकृतियाँ भूमिगत जल द्वारा नहीं बनाई जा सकती, अथवा
ये भूआकृतियाँ समुद्र के भूवैज्ञानिक कार्य के फलस्वरूप नहीं बन सकती। कंसेप्ट 5, एज द डिफरेंट इरोजनल एजेंट्स act upon the surface of the earth, there is produced an orderly sequence of landforms. जैसे जैसे भूतल पर विभिन्न अपरदनकारी कारक कार्यरत होते हैं, वहाँ व्यवस्थित क्रमिक स्थल रूपों का विकास होता है। इसका अर्थ समझने के लिए हम डेविस की विचारधारा से परिचित होते हैं। डेविस ने साइकिल ऑफ इरोजन का एक कंसेप्ट दिया है। उनका कहना है कि जो साइकिल ऑफ इरोजन के हिसाब से किसी भी भूआकृतिक चक्र में विकास की 3 अवस्थाएं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था होती हैं। इन तीनों अवस्थाओं के अनुसार विभिन्न प्रक्रमों की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम नदी के भूआकृतिक चक्र के बारे में विचार करें तो नदी के द्वारा जो भूआकृतियाँ वृद्धावस्था में बनाई जाती है, उदाहरण के तौर पर डेल्टा, यह अंतिम अवस्था में बनता है। शुरुआत में हमको अलुवियल फैन देखने को मिलता है, प्रौढ़ावस्था में हमको रिवर मियांडरिंग देखने को मिलता है और वृद्धावस्था में हमें डेल्टा देखने को मिलता है। तो ये एक क्रम के अनुसार इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कंसेप्ट 6, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ जियोमॉर्फिक इवोल्यूशन इज मोर कॉमन देन सिंप्लिसिटी, अर्थात स्थल रूपों के विकास में सरलीकरण की अपेक्षा जटिलताएं अधिक होती हैं। आज हम जिन भूआकृतियों को देख रहे हैं, ये कई अपरदन चक्रों का प्रतिफल है। प्रत्येक अपरदन चक्र के द्वारा एक विशिष्ट स्थलाकृति निर्मित होती है। नए निर्मित स्थल रूपों में प्राचीन अपरदन चक्र द्वारा विकसित स्थल रूपों के अवशेषों की स्पष्ट छाप भी दृष्टिगोचर होती है। स्थल रूपों के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्थल रूपों से प्राचीन अवस्था के बारे में मालूम करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार कई चक्रों के कारण स्थल रूपों में जटिलता आ जाती है। कंसेप्ट 7, लिटिल ऑफ द अर्थ्स टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्शियरी एंड मोस्ट ऑफ इट नो ओल्डर देन प्लिस्टोसिन, अर्थात पृथ्वी की कुछ ही स्थलाकृतियाँ तृतीय महाकल्प से प्राचीन हैं, अधिकांश स्थलाकृतियाँ अति नूतन युग से पुरानी नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लिस्टोसिन युग से पहले की बहुत ही कम भूआकृतियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। कंसेप्ट 8, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेजेंट डे लैंडस्केप इज इम्पॉसिबल without a full appreciation of the manifold influences of the geologic and climatic changes during the Pleistocene। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लिस्टोसीन काल में हिमयुग इस पृथ्वी पर आया था और यह हिमयुग कई लाख स्क्वायर किलोमीटर पर अपना असर डाले हुए था और हमारी पृथ्वी का लाखों किलोमीटर का हिस्सा इस हिमयुग के कारण हिमाच्छादित था, यानी बर्फ से ढका हुआ था। तो ऐसे इलाके जहाँ पर वो हिम नहीं था या बर्फ नहीं था, उन इलाकों में भी वहाँ की जलवायु पर उस हिमयुग का असर पड़ा और इसके फलस्वरूप वहाँ पर जो भी लैंडस्केप्स या भूआकृतियाँ उत्पन्न हुई, उनके ऊपर भी उस हिमयुग के जलवायु का असर पड़ा। तो किसी भी लैंडस्केप को अगर हमको समझना है तो उसके पहले उसके साथ ही साथ हमको उस हिमयुग के द्वारा उस स्थान पर वहाँ की जलवायु पर क्या असर पड़ा होगा, इसकी जानकारी होना बहुत बहुत आवश्यक है। कंसेप्ट 9,
An appreciation of world climate is necessary to a proper understanding of the varying importance of the different geomorphic processes. अर्थात भिन्न भिन्न भू-आकृति प्रक्रमों को समझने के लिए, उनके महत्व में भिन्नता को समझने के लिए हमें विश्व की जलवायु को भली भांति समझना अत्यंत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु के प्रभाव से अलग अलग प्रकार के भू-आकृतिक प्रक्रम अलग अलग दर से कार्य करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जलवायु का भू-आकृतिक प्रक्रमों की कार्य क्षमता पर और उनके कार्य करने की दर पर सीधा सीधा असर होता है। इसीलिए जब हम किसी भी भू-आकृतिक प्रक्रम का प्रभाव जानना चाहें तो उसके लिए हमें उस समय की, उस स्थान की जलवायु के बारे में समझना अत्यंत आवश्यक है। Concept 10. Geomorphology, although concerned primarily with present-day landscapes, attains its maximum usefulness by historical extension. अर्थात भू-आकृति विज्ञान यद्यपि प्राथमिक तौर से वर्तमान काल के स्थल रूपों से संबंधित है, परंतु उसकी अधिकतम उपयोगिता ऐतिहासिक विस्तार से ही प्राप्त हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान स्थलाकृति को सही सही ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उसके भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में हमें सुस्पष्ट जानकारी हो। तभी वर्तमान स्थल के रूपों का, भू-आकृतियों का अध्ययन हम उपयोगिता के साथ सार्थक रूप से कर सकेंगे। धन्यवाद।